नमस्कार गुरु जी। प्रणाम सर। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम नमस्कार गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आज शक्ति भी आई है। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते सुशील सचदेवा जी। नमस्कार। नमस्ते। बधानी जी। आज बहुत सारे ग्रुप के लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, काफी लोग हैं आज। और जुड़ना नमस्ते चाहिए गुरुजी। है। आज छुट्टी है ना, इसलिए। हाँ, नहीं तो हम तो छुट्टी वाले ही दिन क्लास लेते हैं। तो सबसे पहले पूछेंगे कौन कौन सेटिस्फाइड है जब अभी तक पढ़ चुके हैं, किनको किनको कमी है। मैं तो प्रैक्टिस चालू किया, सब कुछ अभी जिनको लग रहा है कि कुछ कमी है वो अब हाथ खड़े करेंगे। हम तो आएंगे क्लास लेने के लिए। जी मिश्रा जी, आपको कमी लग रहा है तो पीछे से बैच आ रहा है, मार्च में ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। बात समझे कि नहीं? एपीएम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें फीस नहीं जमा करना है। जी समझ गया गुरु जी। हाँ। क्लास और भी जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो लेकिन ज्वाइन नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप भी आ गए सरिता जी, चलिए अच्छी बात है। जी शुभांगी जी, आप बताएं। प्रणाम गुरुजी। आपको भी आना है क्लास में या आप आ रही हैं? सर मुझे आप प्रैक्टिस ले, ऐसा लग रहा है आपके साथ प्रैक्टिस हो जाए कुछ। मेरे साथ तो प्रैक्टिस हर महीने होगा। अच्छा सर। जानते हैं ज्योतिष के बारे में क्या कहा गया है शास्त्रों में? आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने तरफ से, और उसके बाद किसी को स्पेशल काम देते हैं म्यूट करने का। कोई हल्ला गुल्ला हो, अमित बगला जी को म्यूट किया जाए। हाँ, मयूर को सबसे प्रिय क्या है? मयूर मतलब मोर। उसका सबसे सुंदर चीज क्या है? बारिश। बारिश। पंख है सर। पंख सर। पंख नहीं, मोर के सिर पे जो है ना शिखा होता है, हल्कन ऐसे करके होता है। और अगर वो हटा दीजिएगा तो मोर शोभा ही खत्म हो जाएगा। कलगी बोलते हैं उसको, कलगी। और नाग के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है? क्या चाहता है नाग अपने जीवन में? हाँ, मणि चाहता है। मणि। 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 मयूर को शिखा प्रिय है और नाग को मणि। तो शास्त्र कहता है यथा शिखा मयूराणाम नागा नाम मणयो यथा। जैसे मयूर को अपना शिखा बहुत पसंद है और शिखा विहीन वो रहना नहीं चाहता, उसी तरह नाग को मणि पसंद है और उसकी बहुत इच्छा होती है कि वो मणि को प्राप्त करे। उसके बाद क्या लिखता है? तत् वेदांग शास्त्राणाम तद्वद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। और ये जितने भी प्रकार के वेद और शास्त्र पढ़ते हैं, ये सारे वेद पाठी सब ये जानना चाहते हैं कि हम ज्योतिष सीखें। ज्योतिष उसके लिए उसी तरह से है जैसे नाग के लिए मणि है, मयूर के लिए शिखा है, वैसे ही वेद पाठियों के लिए ज्योतिष है। तो हम लोग तो ज्योतिष ही सीख रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि ये ज्योतिष का महत्व कितना है। किसी नाग को मणि का मिल जाना, मयूर को शिखा का होना, सारे मयूर को शिखा नहीं होता, उसका भी एक उम्र हो जाता है तब उसके शिखा आ जाते हैं। ठीक है ना? और उसी तरह से सारे वेद पाठी ज्योतिष नहीं बन सकते, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिश्रम अच्छा करते होंगे।
2-4 प्रश्न ले लेते हैं आप लोगों को, जिनको भी महसूस हो रहा हो कि प्रैक्टिस करने में ये परेशानी है, इसको कैसे देखें, तो उसके लिए अपने अपने हाथ खड़े कर दें। जी जीवत झा जी बताइए। जी सर, प्रैक्टिस करना है बस, कौन सा कहाँ लगाना है, अष्टक वर्ग गोचर ये सब कैसे लगाते हैं, वो तो आपके प्रैक्टिस क्लास में चलेगा। जी सर, हमारा प्रैक्टिस क्लास नहीं है, अलग आप से नहीं कौन से लेते बैच में हैं? 6 में सर। 6 में अभी 2-3 क्लास बाकी है, चिंता मत कीजिए। जी सर जी। पिछले क्लास में आप आए थे? हर बार आता हूँ सर। चलिए, तो पिछले में भी मैंने अष्टक वर्ग लगाया था जी, थोड़ा इसी में आगे भी जो 2 क्लास हैं वो दोनों दिन यही प्रैक्टिस होगा। ठीक जी है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिग्नेश शुक्ला जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। सर मेरे 1-2 प्रश्न है, बताइए इसका क्या प्रश्न जवाब। है? उसमें पहला प्रश्न ये है कि जो ग्रह होते हैं उनके बहुत सारे कारकत्व होते हैं, तो वो कब कौन से कारकत्व का फल करेगा वो कैसे हम पता लगा सकते हैं? अच्छी बात है। आपका उम्र जिस कारकत्व का डिमांड करेगा उसी का फल करेगा। अब बात समझिएगा, शुक्र यदि किसी 3 साल 2 साल के बच्चे का होगा तो वहां तो हम शादी कराएंगे नहीं उसकी, नहीं। तो उसका डिमांड क्या होगा जानते हैं? अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, आपके घर में अपने आप तरक्की होने लगेगी कि आप उसका हर लग्जरी सुख आप उसको दे सकें। और जैसे ही 20 साल का बच्चा हो जाएगा तब हम उस समय यदि शुक्र की दशा लगी तब क्या करेंगे? शादी कराएंगे। बात समझ रहे हैं ना? जी। अब अगर किसी का 45-46 का उम्र है, उसको शुक्र की अंतर्दशा आई है, तो उस समय पे हम कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा धन अर्न कर सकते हैं, जैसा रहेगा या बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, शुक्र की दशाओं में आपकी कामनाएं बढ़ जाएंगी, चाहे 60 साल में लग जाए। तो ये अलग अलग उम्र पे अलग अलग कारकत्वों को ध्यान में रखते हुए हमको बताना पड़ेगा। गुरु की दशा यदि किसी बच्चे के पत्रिका में आ जाएगा तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई संतान होने वाला है। लेकिन यदि दाम्पत्य जीवन को जीने वाले लोग, नव दंपत्ति के अगर अंतर्दशा में गुरु है तो हम पूछेंगे जरूर कि शादी हो गई, संतान के चाहत में है, तो जवाब हाँ में आएगा, आप ना में नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपका जिग्नेश शुक्ला जी? जी ये तो हुआ, पर मैं क्या कहता हूँ, मान लीजिए शुक्र का ही अंतर्दशा चल रहा है, तो शुक्र में कभी कभी देखा जाता है कि लग्जूरियस लाइफ मिल जाती है तो पत्नी का सुख नहीं मिलता, या पत्नी का सुख मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये भी दोनों कारकत्व है, तो एक मिला एक आप नहीं सुन मिला। लीजिए, बिल्कुल 100 पत्रिका यदि तलाक की देखेंगे, उसमें से 60 पत्रिका ऐसा मिलेगा जिसमें स्त्री जातक के पत्रिका में गुरु की दशा चल रही है और पुरुष जातक के पत्रिका में शुक्र की दशा चल रही है। जी 50 से 60% पत्रिका में यही मिलेगा, और उस सभी पत्रिकाओं में शुक्र और गुरु पीड़ित होगा। समझ में आया? जी। तो हमको शुक्र और गुरु यदि पीड़ित है और हमारी शादी हो गई और उसके बाद शुक्र की दशा आ रही है, इट मीन्स कि वो पीड़ित है, तो हमको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। वहां पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, अलगाव होगा। अब मंगल की दृष्टि होगी शुक्र के ऊपर तो लड़ाई झगड़े होंगे, शनि राहु की दृष्टि होगी तो अलग अलग हो जाने का संभावना होगा। तो इस तरह से, और यदि अन्य जैसे कि मान लीजिए कि दोनों तरह के ग्रह हैं, तब फिर फिजिकल पहले वायलेंस होगा, उसके बाद जो है सो लोग कोर्ट कचहरी में जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिजिकल वायलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे कोर्ट कचहरी जाते हैं। और लेकिन बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं जो पहले ही घर में बहुत तूफान कर लेते हैं, उसके बाद कोर्ट कचहरी जाते हैं। तो गुरु और शुक्र की अंतर्दशाओं में आप गौर कीजिएगा, यदि ये दोनों ग्रह पीड़ित हैं तो स्त्री के पत्रिका में यदि गुरु पीड़ित है
और यदि उसका उम्र 30 से 40 के आसपास है, वो पति से प्रसन्न नहीं है, अपने पुत्र से भी दुखी होगी, और वो अलगावकारी प्रभाव यदि है तो अलग होने का प्रयास करेगा। लेकिन 50 साल की उम्र में आएगा तब क्या होगा? तब उसके पास एज इट इज लाइफ गुजारने की जरूरत है। वो कभी जीवन में खुश नहीं हो सकती, अपने जीवन को किसी भी तरह गुजार लेना पसंद करेगी। और वही हाल शुक्र का भी है। 50 साल के ऊपर बहुत कम रेशियो है डिवोर्स का। डिवोर्स का सबसे अधिक रेशियो जो है 25 से 35 साल के अंदर होता है। 25 से 35 साल के अंदर गुरु और शुक्र की यदि दशा आ रही है तो पत्रिका को शादी विवाह और वैसे दाम्पत्य रिलेशंस के विषय में, दाम्पत्य सुख के विषय में सोच करके ही आगे बढ़ना है। अच्छा, एक श्लोक पढ़ के सुनाते हैं, अगर हमारे किताब हाथ में आ जाते हैं तब। शायद जल्दी हमको वहां तक पहुंच जाएं। भाई, 7वीं दृष्टि क्यों सभी ग्रहों के पास, ये कौन बताएंगे? मैं बता देता हूं, चलिए। एक छोटा सा श्लोक है, कहते हैं स्वधर्मम स्वप्रसूतिम च जायाम रक्षण ही रक्षति सर्वे जया गृहम तस्माद ग्रहा पश्यन्ति सप्तमम्। स्त्री की रक्षा और संतति की रक्षा, यही पुरुष जाति का पहला धर्म है। बात को समझिएगा। स्वधर्मम स्वप्रसूतिम, अपने संतान, प्रसूति मतलब यहाँ संतान, च जाया रक्षण ही रक्षति, जब आप इस दोनों की रक्षा कर लेते हो तो स्वाभाविक आपकी रक्षा हो जाती है। सर्व जाया गृहम तस्माद, इसीलिए सभी ग्रह पश्यन्ति सप्तमम, 7वें स्थान को देखते। और हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी कारण से अपने बच्चे और अपने पत्नी से भी बैर भाव रखते हैं। तो सप्तम को दृष्टि, अब सप्तम में स्वप्रसूतिम क्यों लिख दिया गया? जब सप्तम की बात हुई तो स्वप्रसूतिम अर्थात आपके जो बच्चे हैं उसके भाई बहन जो भी होंगे वो भी सप्तम से देखे जाएंगे। इसीलिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जो रक्षा करे वही जीवन में रक्षित है, अर्थात उसी की रक्षा होती है। इसीलिए सभी ग्रहों को सप्तम दृष्टि दे दिया गया है कि आप अपने सप्तम दृष्टि से उसकी अपनी रक्षा करें। अब किसकी रक्षा करें? शनि देखेगा सप्तम से तो नहीं करेगा, तो वो रक्षित स्थान है या नहीं है ये पता चलता है अगर कोई भी भाव के ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो। लेकिन सप्तम को देखने का अर्थ यही हो, समझ गए? एक आध श्लोक चाहते हैं कभी कभी आप लोगों के सामने रखें, स्वाध्याय करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? तो 2 श्लोक आज आप लोगों के लिए हो गया। अब श्रुति जी के नाम से जो भी जुड़े हैं वो भी हाथ उठाए हैं, बताएं आप। घोष जी हैं क्या? नहीं सर, मैं सिन्हा हूँ सर, बेटी का मोबाइल का सर टेप ले लिए हैं सर। चलिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा अजीत कुमार सिन्हा सर। सिन्हा जी हैं? ओ जी जी सर। आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे तभी ना, नहीं तो देखिए क्लास खत्म हो गया और नाम से अभी नहीं जान पा रहे हैं। वीडियो तो ऑन है। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है सर कि कहते हैं कि सर गज केसरी योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा से बृहस्पति जाकर के जो है चौथे हो सर। तो तुला लग्न में अष्टम में सर चंद्रमा है, आप बोलते रहिए। और दशम में सर बृहस्पति है सर। तो ये गज केसरी योग कैसे बनेगा सर? बनेगा सर, बनाएंगे। 1 मिनट कोई रुक जाइए आप। सर
हम्म। अभी भी नहीं दिख रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। ओपन है, कहे नहीं आ रहा है रे भाई। यहाँ तो किया हुआ है। कहीं अब दिख रहा है ना हम? सर जी ठीक है सर। अब अब गज केसरी योग बनाना है। सर तो गज केसरी योग बनाने के लिए जी ये समझ में आया? हाँ सर आया सर। यदि गुरु और चंद्र हो, या गुरु यहाँ हो और चंद्रमा यहाँ हो, जी तो गज केसरी योग बन गया। जी अब बता देते हैं। ये होता है ना? जी सर। अब यहाँ गुरु और चंद्रमा होगा तो ये गज केसरी योग नहीं बनेगा। अच्छा सर। जबकि इसको अष्टम का दोष नहीं लगता, उसके बाद भी नहीं बनेगा। जी ये भी गज केसरी योग नहीं होगा। सर। गज केसरी योग बनाने के लिए जी गुरु और चंद्रमा को केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना तथा जरूरी। केंद्र और त्रिकोण में ही उपस्थित होना जरूरी। जी सर। और इस दोनों में से यदि कोई मकर राशि का हो जाए सर तो भी और खराब। अब नहीं बना गज केसरी। तो गज केसरी योग बहुत बड़ा चीज नहीं है, जी इसीलिए हम योग बहुत कम पढ़ाते हैं। आजकल एक देखे हैं कि YouTube पे धन योग आप लोगों को गया होगा। हाँ धन योग तो देखे थे सर। हाँ, वहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे श्लोक आते हैं, उसको भी देखना नहीं छोड़िएगा। तो नहीं उसको तो देखे हैं सर। वो तो बनेगा तब जी जब गुरु और चंद्र दोनों ही केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, शुभ प्रभाव से युक्त और दृष्ट हो। यदि चंद्रमा और गुरु जी दोनों गज केसरी योग बना रहा है और अष्टम का स्वामी कहीं से भी, 12वें का स्वामी कहीं से भी उसके साथ हो गया तो भी गज केसरी योग भंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ गए सर। कारण कि एक मेरे के बेटा का है सर, वो हमारे हिसाब से तो बनता नहीं था, उसको कोई पंडित जी बता दे कि बनता है। पंडित जी लोगों को एक ही चीज देखने के लिए आता है सर। पंडित जी लोगों को एक ही चीज देखने आता है। गुरु चंद्रमा है तो गज केसरी बोलो, मंगल राहु है तो अंगारक बोलो, शनि चंद्रमा है तो विष दोष बोलो, यही आता है। जी जी सर सही है। जी सर। इसीलिए ये इन बातों को नहीं। और बताइए और क्या बात है, बताइए। नहीं सर हम तो बड़ा बोल्डली आपके जी, शिक्षा से इतना अमरनाथ विश्वास पांडे है सर कि हम लोग जो बताएंगे गलत नहीं बोलेंगे सर। तो ना ना गलत बोलना ही नहीं है। अमरनाथ पांडे जी प्रश्न करें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। BTR के विषय में बताएं गुरु जी। किसके? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हाँ जी।
पहला, जातक का फोटो ले लीजिए, स्थिर चित्र, उसका नाम, नक्शा, हाइट, वेट सब पता चल जाएगा आपको। जी। दूसरा, अगर शादीशुदा है तो पत्नी का भी फोटो मंगा लीजिए, अच्छा। उससे D9 कंफर्म हो जाएगा। और फोटो के साथ व्यवहार भी पूछ लीजिएगा क्या है। ये 2 चीज जरूरी है। तीसरे में जरूरी है, लाइफ के मेजर इवेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? शादी ब्याह, प्रमुख घटनाएं सर। मुख्य घटनाएं, मुख्य घटनाएं। प्रमुख घटना। हाँ, शादी, संतान, नौकरी लगना, चोट लगना, कोर्ट केस, व्यापार कब शुरू किया, विदेश कब गए, इन सब को दशा पे लगा लीजिए। ये सब बात वो बता देगा। शादी कब हुई, संतान कब हुआ, नौकरी कब लगी, एक्सीडेंट कब हुआ, ये सारा नोट कर लीजिए और दशाओं में पलट के देखिए कि इस वाले लग्न से होगा, 10 मिनट आगे करने पर होगा, 10 मिनट पीछे करने पर होगा। यहाँ रेक्टिफिकेशन हमेशा RHS 2LHS में जाना है। हमको राइट हैंड साइड में ये सब पता है, तो हमको अब ये बनाना है, तो इसको उल्टा लेकर के चलेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है अमरनाथ जी? जी सर। आज ही एक IRS के पिताजी की पत्रिका का रेक्टिफिकेशन करके दिए है, बहुत मेहनत लगता है। क्यों? लेकिन ये जो फोटो की बात करी, इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे लगन का पता चलेगा ना। अच्छा, पत्रिका। धनु लगन है तो नाक नक्शा अच्छा होगा, लगन में सूर्य है तो आदमी गंजा होगा। समझ रहे हैं ना? जी जी जी। अगर वृश्चिक लगन है तो शरीर ऊपर का हिस्सा भारी होगा, नीचे का पतला होगा। समझ रहे हैं? मीन लगन है, ओवरवेट हो जाएगा। अब ओवरवेट तभी नहीं होगा जब लग्न और गुरु दोनों पीड़ित हो, और लग्न और गुरु दोनों पीड़ित नहीं है तो ओवरवेट हो जाए। क्लियर हो गया? जी जी। फोटो से नाक नक्शा, रंग, रूप, बाल वगैरह दिखते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कौन से ग्रह के होने से क्या क्या चीज कैसा कैसा दिखता है। ठीक है, सिर्फ हाइट नहीं लेना है आपको। हाइट अगर लेंगे तब याद रखना पड़ेगा कि ये जो हमारा पंजाब हरियाणा वाला जो नस्ल है, आदमी से लेकर के जानवर तक, वो सारे लंबे लंबे होते हैं। ठीक है ना? और जैसे जैसे इधर जाइएगा, बिहार चले जाइए, झारखंड में पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, आदमी धीरे धीरे छोटा होता है। समझ गए ना? तो यही चीज है। इतना आप अगर ले लेते हैं तब आप रेक्टिफाई कर सकेंगे। और एक बारी रेक्टिफाई कर दिए तो उसको ना 2-3 बातें आगे आने वाला बता दीजिए। अगर वो समय पे घट रहा है तो समझ लीजिए रेक्टिफिकेशन हो गया। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। ठीक है, और बताइए अरविंद जी बताइए। जी नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। एक प्रश्न था, आपका शोध्य पिंड का वीडियो देखा था, सूर्य से कैसे पिताजी का तकलीफ देखा जाता है। हाँ। वैसे ही पति की तकलीफ के लिए क्या हम गुरु की जहाँ पे स्थिति होती है वहां से लेते हैं या उससे सप्तम से लेते हैं? नहीं सर, उसके लिए अष्टक वर्ग में फिर से वहीं पढ़िएगा। ठीक है, और वहाँ एक मेल हमको डाल दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू गुरुजी। रचना अग्रवाल जी। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। एक चीज और बता देते हैं, आप लोग अभी ना बारीक में मत जाइए। मैं आपके लिए सदैव, दिल्ली पुलिस जैसे रखता है ना, सदैव आपके लिए, तो सदैव रहूंगा। और आप वो प्रश्न कीजिए जिसको करने में, जिसको समझने में, अभी किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं
तो हमको परेशानी हो रही है, वैसा प्रश्न कीजिए, हम बताएंगे तो सबका भला होगा। ठीक है, रचना जी बताएं। हाँ गुरु जी, एक कंफ्यूजन था। जैसे नेकर राहु केतु जो ट्रांजिट होता है, जो 18 साल में चेंज होता है, उसमें और एक हर 18 महीने में जो चेंज होता है, उसमें क्या डिफरेंस है गुरु जी? एक है राशि परिवर्तन। हाँ गुरु जी। ये 18 महीने में होता है। हाँ। और एक है दशा परिवर्तन, अर्थात राहु की यदि दशा है वो 18 साल में बदलेगा, और केतु की दशा है तो वो 7 साल में बदलेगा। यही है, और कुछ नहीं। नहीं गुरु जी, जैसे गुरु जी, जो पत्रिका में जैसे जिस साइन में है, उसी साइन में जो 18 साल बाद आता है, उसमें मैं पूछ रही हूँ। जैसे अगर एरीज में, मतलब मेष राशि में है जन्म पत्रिका में, और फिर 18 साल के बाद जो मेष राशि पे दोबारा आया, जन्म पत्रिका में जिस साइन में है 18 साल के बाद। अच्छा, बता देते हैं। जन्म पत्रिका में कितना होता है? 12 भाव। हाँ गुरु जी। और 18 महीने का मतलब कितना होता है? 1.5। हाँ, 1.5। हाँ। ये 12 डोढ़ा 18 साल बाद तो उसके भाव में आएगा। इसमें हाँ, कौन सा बड़ी चीज है? नहीं तो उसमें और जो 1.5 साल में जो डिफरेंस होता है, उसमें क्या डिफरेंस है गुरु जी? मतलब ये क्या? नहीं है। एक अच्छा, राशि में गोचर करने में 18 महीना लगता है, और हाँ। पूरे भचक्र को गोचर करने में 18 वर्ष लगता है। अच्छा। और ये रेट्रोग्रेड गोचर करते हैं। रेट्रो मतलब विपरीत स्थिति में गोचर करते हैं। क्लियर हुआ आपका? हाँ, तो मतलब सेम ही है, मतलब ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं है कि नहीं है, आप बात नहीं समझ रहे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम समझ लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए राहु यहाँ है और ये मेष राशि है, वृष राशि है। हाँ। तो यहाँ रहेगा 18 महीने, फिर राहु हाँ। यहाँ चला आएगा। अब इसको 18 महीने को 1.5 वर्ष लिख दे। फिर यहाँ 1.5, फिर राहु यहाँ आएगा 1.5, फिर राहु आएगा 1.5, फिर राहु आएगा 1.5, फिर राहु इधर आएगा 1.5, फिर यहाँ आएगा 1.5, फिर राहु यहाँ आएगा 1.5, यहाँ आएगा 1.5, यहाँ आएगा 1.5, यहाँ आएगा 1.5। ये सारे जोड़ेंगे तो 18 साल हो जाएगा। हाँ हाँ गुरु जी, हाँ समझ गए? और हाँ। एक राशि में यहाँ से यहाँ जाने में 18 माह, और ये पूरा गोचर करने में 18 वर्ष। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ। ये साधारण चीज है, कोई बात नहीं। ये सब लोग ना फालतू का बताते रहते हैं, काहे जोड़ घटाओ, कुछ आता जाता है ना, फालतू में ये सब चीज में दिमाग लगाना। अच्छा, जातक को डरा देते हैं गुरु जी की आपके मतलब नेटर चार्ट पे आया है तो और ज्यादा बताइए, इफेक्ट और होगा। बताइए, और प्रश्न ठीक बताइए। है, थैंक यू गुरु जी। समीर मायरा जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर सर, कर्क लगन की पत्रिका, गुरु पंचम भाव में, मार्स एकादश भाव में, और सूर्य भी एकादश भाव में। इसमें गुरु पीड़ित। कर्क कर्क बोलिए अब। सर, गुरु पंचम में, मंगल और सूर्य एकादश में। बोलिए। सर, गुरु मंगल बनाता है राजयोग, गुरु सूर्य बनाता है मंगल बनाता है, गुरु सूर्य और सूर्य मंगल बनाता है धन योग। ये तीनों राजयोग, ये तीनों मिलके ना राजयोग और धन योग बना रहा है। हाँ, बना रहा है सर। अब इसके अंदर गुरु तो दोनों से पीड़ित है सर। गुरु दोनों से पीड़ित है, और गुरु सचेत होकर के यहाँ भी गया है जी, मगर गुरु के सचार्य के नियम से नवम का भी स्वामी है। तो प्रश्न सर मेरा ये है, प्रश्न ये है सर कि इसमें राजयोग का फल कब करेगा और गुरु की पीड़ा का कब फल प्रभाव करेगा? क्या
इग्नोर कर दें राजयोग को। बिल्कुल बिल्कुल। राजयोग के फल करने के समय में जी ही पीड़ा का फल करेगा। अच्छा बात समझ में आई? जी एक राजयोग का फल देखिएगा। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके एक दिन पहले उनकी माता जी मर गई। जी तो इस तरह के रिजल्ट में हमको अलग अलग देखना पड़ेगा, दशा किसकी है और इस दोनों में सबसे अच्छा रिजल्ट कौन करेगा। गुरु की महादशा आई है तो इस दोनों का अंतर अच्छा ही रिजल्ट करेगा। बात समझिएगा। और यहाँ यदि शनि बैठ गया, अब ये भूल जाइए कि राजयोग बना था, अब ये इसके सापेक्ष रिजल्ट करेगा। अब इसके सापेक्ष रिजल्ट करेगा। और जब ये गुरु में शनि में गुरु की दशा आएगी, तो शनि में गुरु की दशा आएगी तो ये दोनों क्या करेगा, गुरु को पीड़ित करेगा। जब शनि में गुरु की दशा आएगी तब हमको फटाफट इस स्थान से पूरा फल मिलने लगेगा। क्लियर हुआ सर? शनि वाला पॉइंट क्लियर हो? शनि वाला पॉइंट नहीं हुआ सर क्लियर। बात समझिए, क्लियर कर। ये सूर्य है, ये मंगल है और ये गुरु है। जी सर। मान लिया कि शनि यहाँ है, ठीक है, मान लिया। जी सर। गुरु सूर्य अच्छा रिजल्ट करेगा, कोई बुराई नहीं है। जी सर। गुरु मंगल अच्छा रिजल्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल में जब गुरु का आएगा ना, जब मंगल में गुरु का पीरियड आएगा और अगर इस स्थान को कोई नहीं देख रहा है, उस समय पे ये गुरु फल खराब करेगा। अच्छा। क्योंकि गुरु इसका भी फल करने लगेगा। जी। अब मान लीजिए कि गुरु की महादशा नहीं है, महादशा आ गई शनि, ठीक है? ठीक है सर। शनि में मंगल की दशा आएगी, शनि में षडाष्टक हो मंगल गया। की दशा आएगी, ये षडाष्टक है ना जी। तो हम इसको नॉट गुड ले गए। नॉट गुड क्यों लिखा? क्योंकि गुरु की दृष्टि थी तो इसको अच्छा थोड़ा ताकत देगा, संभालेगा। गुरु शनि में सूर्य की दशा आएगी तो नॉट गुड लिखेंगे, बैड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी षडाष्टक है। जी। लेकिन इसको गुरु का सहयोग है। जी। आ जाते हैं शनि में गुरु की दशा आ गई। अब ये क्या है, 2-12 का दशा एक्सिस है। 2-12 ये क्लियर है? जी। और गुरु क्या है? षष्टेश। अब ये पीड़ित है। अच्छा अच्छा, समझा। अब ये पीड़ित है तो इसको जितना अच्छा रिजल्ट करना चाहिए था उतना अच्छा नहीं करेगा, सामान्य रिजल्ट करेगा। सामान्य रिजल्ट इसलिए करेगा क्योंकि वो बैठा पंचम में है लेकिन कुछ दे के नहीं जाता है। क्लियर हुआ आपको? सर एक मिनट, ऐसे नहीं, हम नाम ले लेंगे आपका, पहले मायरा जी के लिए है, वो समझे। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर रुक जाइए। ये मायरा जी क्लियर हुआ आपको? हुआ सर, हुआ। प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है? ठीक है सर, धन्यवाद। आप कौन बोल रहे थे, बोलिए। जी सर, हम सरिता बोल रहे थे। सरिता जी बोलिए। जी सर, हम उसी में पूछ रहे थे, यदि वो 6th हाउस में और कोई ग्रह बैठा होता तो क्या ना मंगल के में जब गुरु का जब अंतर आता या शनि में गुरु का अंतर आता तो उनको क्या इतना प्रॉब्लम नहीं होता हेल्थ का? अब इस पत्रिका पे सवाल नहीं पूछे, ये जिस विषय के लिए पत्रिका लिए थे ना जी सर, वो हम उनको समझा दिए हैं। अब आप दूसरा सवाल अपना पूछ लें। हमको थोड़ा उसी में बस ऐसे पूछना था तो इससे। गुरु से 7th है तो ऐसे यदि स्त्री जातक की पत्रिका है तो उस स्त्री जातक को कष्ट होगा। वो गुरु के जो
साधारण कारकत्व है, पति पुत्र धन आदि आदि, उसमें परेशानी होगी। ये ऐसे स्थिति में गुरु पंचम में बैठा है, फिर भी ये कोई भी स्त्री जाकर हमको बोल दे कि पति बहुत प्रेम करता है, तो हम नहीं मानेंगे। किसी न किसी कारण से उतार चढ़ाव होगा। एक होता है कि प्रकृति क्या है और उस प्रकृति में रिजल्ट कब मिले। ठीक है, चलिए धन्यवाद। शक्ति जी। गुरु जी प्रणाम। मेरा एक जनरल क्वेश्चन है जो मुझे अक्सर चार्ट देखते समय मन में सवाल आता है, और एक अभी जो आपने बताया उससे एक सवाल निकला है। आप अपना वाला बोलिए, जब भी जो बताया इसको भूल जाइए, तब आप नहीं सीख पाएंगे। अपना ही सवाल समझिए। ओके। जनरल में जब हम लोग देखते हैं कि ग्रह की दशा महादशा चल रही है, तो ग्रह जहां बैठा है, जहां देख रहा है, उस हिसाब से फल करता है। लेकिन हम लोग ने प्रैक्टिस में ग्रह किस राशि में बैठा है और किस राशि को देख रहा है, वो चीज ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि जहां बैठा है, जहां देख रहा है, तो बहुत सारे फल आ सकते हैं। एक चीज, ग्रह किसी राशि को नहीं देखता। मतलब सर, मेरा मतलब कहने का है कि अगर वो अष्टम में बैठ के द्वितीय भाव को देख रहा है, तो वहां पे जो राशि कौन देख रहा है? अष्टम में बैठा ग्रह है। कौन है वो ग्रह? सर एग्जाम्पल के तौर पे तो जैसे अगर गुरु बैठा है, प्रश्न बहुत, जैसे कि मायरा जी प्रश्न लेके आए थे ना, ऐसे ना ठोक के प्रश्न लाइए, एग्जाम्पल और मान लीजिए मत बोलिएगा, डेट ऑफ बर्थ बोलिए, लगा देंगे। आप देख लीजिए, यहाँ गुरु बैठा है, कहीं का भी स्वामी है, इस स्थान को देख रहा है तो गुड और वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यहाँ बैठा शनि देख रहा है इस स्थान को तो बैड, मंगल देख रहा है तो बैड, यहाँ बैठ के शुक्र देख रहा है तो गुड। अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टिया शुभ, अशुभ की अशुभ। क्लास में मेरे कंठ इसी में फंस जाते हैं बोलते बोलते कि और कोई सिद्धांत नहीं लगाना है, कोई सिद्धांत नहीं लगाना है। मतलब सर मेरा सवाल यहाँ पे ये था। एक सेकंड रुकिए। चलिए, बहुत उदाहरण है, आप लोगों को बहुत बार दे चुके हैं। नहीं सर, इससे में मेरा जो सवाल ये था कि जैसे अगर शुक्र यहाँ बैठा है, शुक्र 8वें का फल करेगा, अगर स्वग्रही है तो अच्छा, कितना अच्छा करेगा? अगर स्वग्रही को भी मार सकता है, या जैसे हम लोग सीखते हैं ना कि ये जो राशियां होती है, जल तत्व राशि। स्वगृही होने से बलवान कौन सा भाव हुआ? जिस भाव में बैठा है, 8वां भाव बलवान हुआ। 8वें से क्या देखते हैं? शोध, शोध कार्य अर्थात रिसर्च। 8वें से क्या देखते हैं? बोलिए बोलिए। मृत्यु, इंश्योरेंस, मृत्यु। मैंने तो पढ़ाया नहीं, 8वें से इंश्योरेंस क्यों देखने लग गए? इंश्योरेंस आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो भूल जाइए, फिर हमारे क्लास में क्लास नहीं। सर अचानक से जो मिला हुआ धन, उसका मेरा कहना था। अचानक से मिला हुआ धन नहीं, पैतृक प्रॉपर्टी। आप आ जाइए, इंश्योरेंस का पैसा मरने के बाद मिलेगा, 8वां देगा, ये सब सिद्धांत मत लगाया कीजिए। तो पीएफ का पैसा कौन देगा बताइए? म्यूचुअल फंड का पैसा कौन देगा? सर ये सब पढ़ा तो यही है कि 8वें से ही। हमने नहीं पढ़ाया, हम जब पढ़ाते हैं तो हम समझाते हैं कि आप इंश्योरेंस को देख सकते हैं सिर्फ मृत्यु के संबंध में। अभी आपका प्रश्न क्या था कि यहाँ यदि शुक्र है तो ये स्वराशि का है, तुला राशि का है। उसका जवाब पूरा नहीं हुआ मेरा। आप हमको बोलिए 8वें से और क्या देखते हैं? मृत्यु देखते हैं, और क्या? साधना देखते हैं, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं आप, और क्या देखते हैं? गूढ़ विद्या, गूढ़ विद्या। और क्या देखते हैं? चोट चपेट। और क्या देखते हैं? कि अचानक से कोई भी चीज सामने आ जाए, धन हानि
धन लाभ या इंश्योरेंस का पैसा। मरेगा तभी मिलेगा, वो अचानक से आता है, समझ गए? इसीलिए उसको वहां से आप देख सकते हो। अब अगर ये बलवान है और यदि उसकी दशा मारक खंड की चल रही है तो ये बैठा शुक्र मार देगा उसको। क्लियर है? और ये यदि मारक खंड की दशा नहीं चल रही है, उसका उम्र पढ़ाई लिखाई, वो रिसर्च में जाना चाहता है, तो उसको रिसर्च कंप्लीट कराएगा। अगर ऐसे जातक अब चाहते हैं कि बहुत दिन कमा लिया, थोड़ा साधना कर लें, तो वैसा जातक साधना करने लगेगा, वो मरेगा नहीं। अर्थात इस स्थान के फल ही करेंगे और बलपूर्वक करेंगे, क्योंकि वो बलवान है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त पे वो कौन सा फल करेगा, ये आपको समझना है। और फल कौन सा करेगा, इसके लिए दो संदर्भ है। संदर्भ नंबर 1 साधारण विशिष्ट, और संदर्भ नंबर 2 महादशा नाथ से। ये दो चीज देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि मरेगा, कि साधना करेगा, कि रिसर्च का काम करेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। ये छोटा चीज तो हम पढ़ाते नहीं, आप सीखो इंश्योरेंस का पैसा, पीएफ का पैसा। आजकल मरा पड़ा लोग यही सब लूट चक्कर में पड़ा हुआ है, अपना जमा किया हुआ पैसा देखिए, ठीक है ना। अचानक से धन प्राप्ति, जुआ सट्टा लॉटरी, यदि इसी से देखा चला जाएगा तो शेयर बाजार के लिए 11th और पंचम को लेते क्यों हो भाई? क्लियर हो गया? हम आप लोगों के क्लास में जोर से बोलेंगे, गुस्सा करेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। एक ये अभी आपने एक और सवाल पूछ ले सर। हाँ बोलिए। सर आपने बोला कि D9 से पत्नी को देख सकते हैं, मतलब हम लोग ने ये तो पढ़ा था कि शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा D9 का लग्न देख के, मतलब पत्नी को कैसे देख सकते हैं, वही सारी राशियों का जैसे कि ये D9 सप्तम का विस्तार है। ये प्रश्न किसके द्वारा आया था? अमरनाथ जी, ऑन हो जाइए तो जरा सा। उन्होंने BTR के संबंध में। रुक जाओ, अमरनाथ जी ऑन कीजिए अपना वीडियो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अमरनाथ जी को रिक्वेस्ट करो भाई वीडियो ऑन करें। हाँ ऑन है। अमरनाथ जी बोलिए, आपको जब हमने बताया था तो आप संतुष्ट हुए थे या नहीं? हाँ हो गए थे, संतुष्ट हो गए थे। तब तुम्हारे मन में ये कैसे सवाल BTR आया? का प्रश्न था, हमारा प्रश्न BTR का था। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आप अपना पूछिए, दूसरे के प्रश्न में टेल जोड़िएगा तो ज्योतिष कभी नहीं सीख पाएंगे। नवांश पत्रिका का लग्न हम मान सकते हैं कि हमारे पत्नी का लग्न है, वो 7th हाउस का एक्सटेंशन है। सप्तम में स्थित राशि और नवांश पत्रिका के लग्न में स्थित राशि और ग्रह से ये पता चल जाएगा कि पत्नी का रंग रूप आकार प्रकार कैसा है। इस पे प्रश्न करने से बेहतर है इसको रोज प्रैक्टिस में लीजिए आप, ठीक है? चलिए कविता जी। नमस्ते आचार्य जी। क्विक क्वेश्चन था, हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में बात हो रही थी तो हम लोग सोच रहे थे कि किसी ने बोला कि राहु केतु का एक्सिस देखेंगे D9 में। नहीं देखेंगे। नहीं देखते ना D9 में? नहीं, हम और D9 में युति दृष्टि एक्सिस कुछ मत देखिए, काम चल जाएगा। एक से दूसरा कहाँ बैठा है ये देखिए। जी जी, और पाप कर्तरी भी नहीं देखेंगे। आप लोग समझिएगा, आप लोग ना एक अपने मर्जी से ना एक पर्सनल क्वेश्चंस डालिए हमको मेल पे कि सर ये वाला चैप्टर ना आप YouTube पे डाल दो, बड़ा आनंद आएगा, हम बहुत आराम से डाल देंगे, ठीक है? ठीक है। अब आपको बताते हैं कि किसी भी वर्ग चार्ट में ना तो दृष्टि लेंगे, ना युति लेंगे, ना एक्सेस लेंगे, एक दूसरे से स्थिति के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। किस राशि में गया, किस भाव में गया, लग्नेश और पंचमेश की बात कर रहे हैं,
तो लग्नेश और पंचमेश नवांश पत्रिका में एक दूसरे से कहा है। यदि संतान की बात कर रहे हैं तो गुरु जहां बैठा उससे 5वें स्थान में कौन ग्रह बैठा ये देखना है। क्लियर हुआ? जी जी आचार्य जी, तो सिर्फ अगर गुरु से 5वें स्थान में कोई नहीं बैठा तो फिर हम तो राशि फिर को उसके नहीं स्वामी को देख लेंगे कहाँ है। अच्छा ठीक है, ओके। और इसी तरह से पापकर्त्री भी नहीं देखेंगे आप किसी कर्तरी वर्ग भी नहीं चार्ट में? देखेंगे। आगे वर्ग चार्ट आपने बनाया कहाँ है? राहु केतु एक साथ आ जाता है। अभी चलिए बनाइएगा तब पता चलेगा। हाँ जी जी जी, राइट राइट राइट, हो जाता है एक साथ। अब वहाँ कौन सा आचार्य जी है एक इससे क्वेश्चन, देखिए। हाँ जी एक क्वेश्चन और था कि जैसे होता है ना, फर्स्ट जॉब आपकी लगती है, सेकंड हाउस देखते हैं, तो अगर जॉब चेंज हो रही है और हम थर्ड हाउस के स्वामी को देखते हैं कि अगर उस हिसाब से ट्रांसफर हुआ तो शायद अच्छी जगह पे नहीं जाएंगे, लेकिन यही अगर बस ये एट्थ चार का भाव स्वामी, ध्यान रखिए और ये मूल है। क्लियर हो गया? जॉब चेंज के लिए तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, इसी से ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग, तबादला सब दिख जाएगा आपको। आप तो हिलिएगा अगर तब रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी आचार्य जी, इसमें ये था कि अगर किसी का मीन लग्न है और शुक्र उसका तीसरे का भी स्वामी है और 8वें का भी स्वामी है, तो अगर शुक्र की दशा में आपकी जॉब चेंज होती है तो आप उसको अच्छा मानेंगे या अच्छा नहीं मानेंगे? मान लेकिन लेंगे, शुक्र ओके। बैठा कहाँ है? वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो फिर अच्छा मानेंगे। अच्छा यही क्वेश्चन था कि वो 3 और 8 का दोनों का स्वामी एक ही टाइम पे अगर कोई ग्रह अच्छा है। मानेंगे। ठीक हमको है, ओके। हमको पैसा भी बढ़ के मिलेगा और प्रमोशन भी मिलेगा। प्रमोशन के साथ परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन अच्छे के लिए होगा। अच्छे के लिए होगा। ठीक है, बस थैंक यू सो मच आचार्य जी। गुंजन। प्रणाम सर। प्रणाम सर प्रणाम। सर मेरा सवाल है कि जन्मकालीन दशा ही षडाष्टक की हो तो क्या जातक का आजीवन परेशानियों से घिरा रहेगा? जन्मकालीन दशा षडाष्टक की हो या 6, 8, 12 में बैठे ग्रह की हो, जिस भाव में वो बैठा है उस भाव से संबंधित पीड़ा जीवन भर होगी, यह निश्चित है। इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। हम तो बहुत सारे पत्रिका भेजते रहे, सबके जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना उनके लिए सवाल रहेगा। अपने से प्रैक्टिस करेंगे ना तो पत्रिका बोलने लगेगा, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर दूसरा सवाल है कि सर आप जैसे क्लास में बताए थे कि अंतरदशा महादशा के सापेक्ष में रिजल्ट करता है, तो इसमें षड्बल में राहु केतु को कैसे समझे कि वो बलवान है या कमजोर है, क्योंकि अंतरदशा तो उसके हिसाब से ही फल करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। ये ना 3 प्रकार से नंगी आंखों से देखने का प्रयास करो। पहला है षड्बल, दूसरा है स्थिति और तीसरा है प्रभाव। ये 3 चीज याद रखना। जब अच्छी स्थिति है और अच्छा प्रभाव है तो ये बलवान है, रिजल्ट देगा। षड्बल में बलवान है तो रिजल्ट देगा, और प्रभाव में षड्बल में बहुत बलवान है और प्रभाव निगेटिव है, बुरा रिजल्ट दे देगा। स्थिति अच्छी है, प्रभाव निगेटिव है, बुरा रिजल्ट दे देगा। क्लियर हो गया? सर थोड़ा कुछ बना के बॉक्स बना के थोड़ा समझा दीजिए सर। दो प्रकार, वो 2 चीज होता है, दुखी और बलवान। सुखी
स्थिति और प्रभाव। दुखी स्थिति, बलवान षड्बल। ठीक है, अब सुखी को यदि प्रसन्न लिख लो तो भी अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब पर्यायवाची हैं। अब जैसे गुरु चतुर्थ में है, 4th हाउस में, तो वो सुखी है। और यदि गुरु लग्न में है तो बलवान है। ये आप जब षड्बल का चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, तो शुरू कर दिया है भाई, आप लोगों से बड़ा मुश्किल से महीने 2 महीने में 1 दिन क्लास निकाल पाते हैं। तो ये प्रसन्न है, जैसे शनि सूर्य मंगल, शनि सूर्य मंगल, ये तीसरे और छठे में प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, समझ गए? तीसरे छठे में ये प्रसन्न है, 8वें 12वें के लिए नहीं लिखा मैंने, और 11 में सभी प्रसन्न है। तो ये सब चीज प्रैक्टिस में लाओगे। हमें देखो, बलवान से मतलब है कि बलपूर्वक कार्य को करना, और सुखी से मतलब है सुख पूर्वक कार्य करना, और दुखी का मतलब है सर पीटना, कार्य हुआ ही नहीं। ठीक है? यस सर। तो इस तरह से उसको समझना है। पहले बल देख लीजिए, उसके बाद उसकी स्थिति देख लीजिए, और तीसरे नंबर पे प्रभाव देख लीजिए। जैसे ही ये तीनों देखेंगे ना, तब रिजल्ट। फिर लिख देता हूं, ये नोट कर लीजिए। पहले बल देख लीजिए षड्बल से, नंबर 2 स्थिति देख लीजिए, कौन से भाव में है, और नंबर 3 प्रभाव देख लीजिए, शुभ और अशुभ। तब आप रिजल्ट बोलिए, राइट होगा, नहीं तो भटकते रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने तो पहले इसीलिए आज आप लोगों को खुश करने के लिए कहा कि मयूर को शिखा बहुत प्रिय है, शिखा उग जाए तो मयूर राजा होगा, नाग को मणि मिल जाए तो वो नागों में श्रेष्ठ है, और वेद पाठियों को ज्योतिष का ज्ञान हो जाए तो वो बुद्धिमान में श्रेष्ठ है, बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ। तो हम लोग तो श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, ऐसे सवाल पूछ पूछ करके नहीं करेंगे, बड़े बड़े सवाल पूछेंगे। सर एक क्वेश्चन और है सर, आप सर बताए थे कि एक शुभ ग्रह और एक अशुभ ग्रह साथ में है तो अच्छा है, लेकिन सर शुभ ग्रह अशुभ ग्रह से पीड़ित भी तो हो जाता है, तो इसको कैसे समझे सर, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब नहीं समझे सर, जैसे मान लीजिए, अरे भाई समझ लो, पहले पूरी बात समझ, है ना? हम समझ गए प्रश्न। अशुभ ग्रह है तो अशुभ करेगा, हमको समझ में आ गया प्रश्न, समझ में। आपके ना कहीं इचिंग होता है, कहीं फुंसी इचिंग होता है, एक पॉइंट है, आप उसको ऐसे ऐसे इच करते हो, खुजाते हो, पता चलता है कि बड़ा आनंद मिला, आप बगल में भी खुजाने लगते हो, खुजाते खुजाते ना वो घाव ही बना देते। ये वाला बीमारी है, ये छोड़ना पड़ेगा। कब मैंने कहा कि संदर्भ में शुभ और अशुभ को कहा कि यदि अकेला कोई ग्रह है तो उसके साथ अशुभ ग्रह हो जाए वो अच्छा। क्यों? कोई भी आइसोलेटेड प्लैनेट मनमानी करता है, हम बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है, हम बोलते हैं तो हम उसके आंसर भी देते हैं। अभी एक दिन ना कारक भाव नासा है, इस पे ना एक चैप्टर दे देंगे आप लोगों को, इस पे YouTube पे डाल देंगे, आप लोग ना पर्टिकुलर ना डालो, मैं उसके हिसाब से डालूंगा, ठीक है ना? अब समझ में आ गया ना? हाँ सर समझ गया। एक अंतिम सवाल है सर। अच्छा हाँ सर दो ग्रह आपस में नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं तो उसको क्या कैसे समझे? दिमागे मत लगाओ, हमको नहीं आता है। अभी मुहूर्त में जो आएंगे ना वहां नक्षत्र पढ़ाएंगे, देखिए कितना मजा आएगा। कहीं भी नक्षत्र परिवर्तन, हमने जितने भी किताब भेजे नक्षत्र परिवर्तन की बात कहीं लिखी है? नहीं सर। तब फिर क्यों प्रश्न लाते हो? नक्षत्र का उपयोग कहाँ होगा ये पढ़ो ना।
जबरदस्ती। अब एक चीज बताते हैं, बैलगाड़ी 2 बैल से चलता है। अब एक में बैल लगा दोगे, दूसरे में बकरी लगा दोगे तो चलेगा क्या? तो जहां जिसकी जरूरत है वहां फिट करेंगे। तो ये सब समझना जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं, अभी जो प्रश्न में आए होंगे उनको पता है कि प्रश्न में मैंने षडबल का दीप्तादि बल पढ़ा दिया। आपको पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपके होरा में जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, चलिए अब आप हो गए शांत। अब आप आ जाते हैं नरेंद्र शर्मा जी, निपेंद्र शर्मा जी, बताएं शर्मा जी। नमस्कार ओझा जी। नमस्कार। मेरे को तो पूर्व जन्म पे जानना है जी। पूर्व जन्म कैसा है? हाँ, पूर्व जन्म में गधा था, घोड़ा था, ऋषि था, मुनि था, क्या था, क्यों कष्ट भोग रहा है? वो सब तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये कर्म बताइए। कैसा वो देखिए। उसके लिए मैं चैप्टर सेलेक्ट करके भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। सर ये ना करो भाई, यही पढ़ा दो, पढ़ने उतना टाइम ही नहीं होता। बता देते आप हैं, जो मैं आप बता यहाँ देता हूँ जिसकी जो यहाँ जरूरत। बताओगे वही पल्ले पड़ता है बस। बात समझिए, जिसकी हमें जरूरत नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा कि पिछले जन्म में मैं क्या था। ठीक है ना? लोग कहाँ से निकालते हैं, तो वो अब अखाड़ा चक्र में जाइए, वहां देखिए किस योनि में थे आप। ठीक है ना? वो पता चल जाएगा, मानव थे, दानव थे, राक्षस थे, किस योनि में थे। वो योनि वाला बस उतने के लिए है, बाकी और कुछ है। अब का पिछले जन्म में कर्म अच्छा था या बुरा था वो मैं बता सकता हूँ। अगर हमारा पंचम, पंचमेश और कारक गुरु तीनों पीड़ित हो जाए तो हमारे पूर्वार्जित कर्म अच्छे नहीं थे। ये एक रूल है, इसी को मान के चलिए। पंचम, पंचमेश और कारक अगर हमारे पीड़ित हो जाए तो हमारे पूर्वार्जित कर्म अच्छे नहीं थे। ये फल उनकी दशा और अंतर्दशा में मिलेगा, जब पंचम और पंचमेश को पीड़ित करने वाले ग्रहों की दशा होगी। पंचम, पंचमेश और कारक गुरु हो जाए, और कारक गुरु यदि लग्न में पीड़ित हो तो भी अच्छे कर्म वाले होंगे, थोड़े बुरे कर्म हुए। अब यहाँ पे ये थोड़े और अधिक में आइएगा। अब एक पुस्तक का नाम है कर्म विपाक संहिता। उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जी। मैं उस पुस्तक को नहीं पढ़ता। उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। विपाक संहिता को न तो वो वेदों में आता है, ना वो पुराणों में आता है, ना वो उपनिषद में आता है। न वेद में आता है, न पुराण में आता है, न उपनिषद में आता है। तो हम उसको शास्त्र की संज्ञा नहीं देते। हमारे रामचरितमानस को शास्त्र की संज्ञा नहीं है, वाल्मीकि रामायण को शास्त्र की संज्ञा है। और आप सोचेंगे कि वाल्मीकि रामायण में राम कथा लिखी गई है, ये गलत सोचते हैं। वाल्मीकि रामायण में व्याकरण पढ़ाया गया है। तो कर्म विपाक संहिता से जो भी प्रश्न आएगा उसका हमारे पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा। और हमारे ज्योतिष में कर्म विपाक संहिता वो लोग पढ़ते हैं जिनको जरूरत है कि हम सिर्फ यही अगले पिछले करके, और कुछ सोना चांदी का दान खूब बताया गया है, करवा करके बड़े बड़े आश्रम लोगों ने खोले हुए हैं, आप लोग उसमें मत जाइए। हमारे कर्म को 3 हाउस बताता है, लग्न, नवम और पंचम। पंचम बताता है कि पूर्वार्जित खराब है, इस जन्म को ठीक कर। लगन यदि पिट गया है तो कहता है इस जन्म में तुम अब ठीक नहीं कर पाओगे। और नवम यदि ठीक हो जाता है तो कहता है कि इस जन्म में आप ठीक कर पाओगे। तो आपके पास ये 3, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बना के डाल दूंगा, वहां देख लेना। लेकिन लग्न, नवम और पंचम यदि ये तीनों पीड़ित है, अर्थात तीनों ने यदि 6, 8, 12 स्थान पकड़ लिए हैं, तो उसके पूर्वार्जित कर्म अच्छे नहीं है, वो दीर्घायु नहीं होंगे, साथ में जीवन में कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। जितने भी IAS IPS की पत्रिका देखेंगे, 3 में से 2 केंद्र त्रिकोण में दिखेगा। 1 भटक जाए वो काफी है, बाकी 3 में से 2 हमेशा केंद्र त्रिकोण में दिखेगा। मैंने किसी क्लास में उदाहरण में भी दिखाया था 3, 4 लगातार।
ठीक है। और शर्मा जी और कोई प्रश्न है? चलिए अतुल शर्मा जी, आप अतुल कुमार जी आप बताइए। तो कुंडली देखते भी आईएएस बनेगा या आईपीएस बनेगा या नहीं बनेगा? प्रथम दृष्टि, पहली दृष्टि में ही हम कैसे उसको बता दें कि भी तू हो जाएगा? तेरा अगले क्लास में 3-4 आईएएस की पत्रिका दिखा देते हैं बना, समझ रहे हैं ना? तो सर मैंने पहले भी आपसे प्रश्न किया था, ये आपने तब भी कहा था जी दिखाएंगे, तब भी रह गया था। अगर नहीं दिखाए, सबसे बड़ी बात क्या है, नहीं दिखाए तो आगे दिखाएंगे। चलो ठीक है जी, जैसे गुरुजी की आज्ञा। नहीं किसी क्लास में दिखाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। होगा पर मैंने नहीं देखी जी। मतलब मेरे थोड़े बहुत जानने वाले लोग हैं ना, वो पत्रिका दिखाते हैं जी ये बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, वो उसकी दशा पहली, मतलब ऐसी दृष्टि आप हमें प्रदान कीजिए कि जिसको देखते हम बता दें कि भाई तू तो बनने वाला है। मैं तो आपको 5 उदाहरण दे सकता हूँ, 10 उदाहरण दे सकता हूँ, और उसी उदाहरण को आपको क्या कहते हैं, सिद्धांत लेकर के चलना पड़ेगा आगे। सिद्धांत गुरुजी कब प्रदान करेंगे आप ये? आपको पीडीएफ नहीं गया है तो पीछे से जाएगा पीडीएफ, उसमें बहुत कुछ लिखा मिलेगा। चलो धन्यवाद आपका। अतुल जी बताइए। गुरुजी आपने बताया था कि जातक की मनोस्थिति देखने के लिए चंद्रमा से गोचर देखते हैं और विभिन्न ग्रहों से भी कब कब गोचर देखते हैं, वो स्पष्ट करें। हाँ बताइए, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं, जैसे चंद्रमा का गोचर तो हम मन स्थिति के लिए देखते हैं, तो चंद्रमा से और किसी बाकी के ग्रहों का कब कब गोचर देखेंगे, या गुरु या शुक्र से गोचर कब देखेंगे? अगर संतान का प्रश्न हो तो गुरु से गोचर देखें, भाई से संबंधित प्रश्न हो तो मंगल से गोचर देखें, पत्नी से संबंधित प्रश्न हो तो शुक्र से गोचर देखें, कोर्ट कचहरी सरकार राजकीय कार्य से संबंधित प्रश्न हो तो सूर्य से गोचर को देखें। क्लियर हुआ आपका? जी गुरुजी, जी गुरुजी, धन्यवाद। शुभांगी बिंदु जी आप हाथ नीचे कर लीजिए, आपसे प्रश्न। राकेश पांडे जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी एक धनु लग्न की पत्रिका है, उसमें थोड़ा सा बनाएंगे सर? बताता हूँ मैं। हाँ बोलिए। उसमें गुरु और चंद्रमा 11th हाउस में बैठे हैं। और बोलिए। मंगल शनि अष्टम में बैठे हैं, बुध सप्तम में बैठे हैं, और सूर्य छठे में, राहु चौथे में और केतु दसम में। बोलिए क्या पूछ रहा है? अब गुरु जी इसमें जैसे प्रश्न ये है, रह गया कोई? शुक्र कहाँ गया? शुक्र गुरु जी पंचम में है। पंचम में नहीं जा सकता शुक्र। है गुरु जी? हाँ सॉरी तुम जा सकता है। हाँ अब बोलिए क्या प्रश्न? अब गुरु जी जैसे इसका शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न आता है और इसको शनि की दशांतर दशा मिलने वाली है 2022 में, तो उसको क्या जवाब देना चाहिए कि मतलब अच्छा हो सकता है? ओवरऑल तो ठीक दिख रहा है। कितना उम्र है? अभी 15 साल का है, लेकिन इसे शनि की दशा 2022 से मिलेगी गुरु जी। तो आप देख लीजिए 15 साल का है, बता देते हैं शनि की दशा जब आएगी देखें। अब हम इस स्थान से उसका विचार करेंगे जी। पहले हम क्या ले लेते हैं? भाव। उसके बाद क्या ले लेते हैं? दाता ग्रह। उसके बाद लेंगे दशा, आ जाएंगे। ये दोनों चेक कीजिए आप, 1 और 2। इस पे यहाँ राहु है तो राहु क्या करेगा? कुछ नहीं, अच्छा फल करेगा। बहुत लॉजिकल आदमी होगा। राहु चूंकि गुरु के दोनों राशियों का फल करेगा तो अच्छा करेगा। अब आ जाइए, ले लेते हैं
कि दाता ग्रह शिक्षा के लिए किसको लेंगे? बुध को। बुध स्वग्रह ही है। अब आ जाते हैं, इसके ऊपर दृष्टि है किसी की, तो मंगल यहाँ देखता है, शनि नहीं देख पा रहा है, यहाँ देख रहा है। एक केतु की दृष्टि, वो राहु केतु एक्सिस से दृष्टि है, बहुत ज्यादा फर्क है। अब क्या है, इसके पत्रिका में ये भाव बलवान है, भावेश बलवान है, एकादश में चला गया है तो कमजोर नहीं है। और कारक चंद्रमा भी एकादश में है, और चंद्रमा के और गुरु के ऊपर सिर्फ मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि नहीं है, सूर्य की दृष्टि नहीं है। अब जब मंगल की दृष्टि है तो मंगल क्या करेगा जानते हैं? ऐसे जातक के लिए हमारे तरफ से सलाह होता है कि रेगुलर पढ़ने का प्रयास करो, अपने जिद में मत रहो कि हमको याद हो गया। बाकी लड़का इंटेलिजेंट होगा और शनि की दशाओं में अच्छा पढ़ेगा। लेकिन गुरुजी जैसे पढ़ाई शनि की दशा में करेगा अच्छा, लेकिन इसके जैसे ये है, क्या बोलते हैं कि उसी समय उसका तो हेल्थ का भी बहुत इशू दिख रहा है, सेम उसी दशा में। किसका? इसके उसी दशा में हेल्थ का इशू भी दिख रहा है। हेल्थ इशू तो रहेगा भाई, तो जैसे हेल्थ इशू रहेगा। दशा शनि की है जी, हाँ, इस स्थान को भी देख रहा है जी, तो हेल्थ इशू दो कारण से होगा। एक तो यहाँ बैठा है और अपने घर को देख रहा है, तो चोट चपेट वाली स्थिति, लेकिन महादशा में इसीलिए छोटा मोटा हेल्थ इशू रहेगा। और अब आ जाते हैं सूर्य को, सूर्य छठे में है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्टि नहीं है, तो सिर्फ इशू रहेगा, हेल्थ में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। शनि की दशा है, कुछ न कुछ लगा रहेगा, वो उसके साधारण गुण में होता है कि हम इसको बीमार करें, इसको थोड़ा परेशान करें, इसको थोड़ा आलस्य दे दें, इसके मन में निगेटिविटी दे दें। ये सब गार्जियन को, 15 साल का लड़का है ना, तो गार्जियन को देखना पड़ेगा। बाकी के इसके पढ़ाई लिखाई के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, इसीलिए पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगा। मतलब रिसर्च वगैरह में जा सकता है ना गुरुजी? हाँ, अष्टम में जैसे शनि है तो रिसर्च वगैरह में बिल्कुल। ठीक है गुरु, धन्यवाद। दुनिया एक बात में तो ही नहीं है। जी अंजलि जी बताएं आप। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मुझे राहु केतु ना अच्छे से समझ में नहीं आते। राहु केतु के 2-3 पाठ हैं, उसको एक बार देख लीजिए। वो तो मैंने देख लिए, मुझे एक चीज बस ये बता दीजिए, जैसे केंद्र में और त्रिकोण में राहु केतु अच्छे होते हैं, 3, 6, 11 में अच्छे होते हैं, तो फिर इसका मतलब 2, 8 और 12 में ही उनका अच्छा नहीं होगा परिणाम? 2, 8, 12 में भी अच्छा परिणाम होगा। बुरा परिणाम तो होगा ही होगा, अच्छा परिणाम होगा यदि वो आचार्य के नियम से उसके दूसरे राशि राहु और केतु दोनों का फल करते हैं ना, 2 राशियों का फल करते हैं। हाँ जी। उसके स्वामी का फल नहीं करेंगे जी। तो यदि शनि का 10 नंबर और 11 नंबर अर्थात मिथुन राशि यदि लग्न में हो तो यही होगा कि 10 और 11 जो है आपका रहेगा। तो अब शनि मान लीजिए कहाँ बता रहे हैं आप? गुरुजी मैंने शनि नहीं पूछा, मैंने राहु केतु के लिए पूछा था। राहु आप सुन लीजिए ना, हाँ वही राहु। अब राहु 8वें में है तो 8वें का भी फल करेगा और 9वें का भी फल करेगा। आपको ये देखना है कि वो किस राशि में है। यदि 8वें 12वें में है और साहचर्य के नियम से यदि वो ठीक नहीं होता तो राहु केतु 8वें 12वें में स्थित होकर के बहुत बुरा रिजल्ट है। अच्छा गुरुजी, आपने जो वीडियोस दी थी उसमें ये लिखा, मतलब इसमें ये बताया था कि शुभ ग्रहों के राशियों में ज्यादा अच्छा फल करते हैं, तो अगर शनि और शनि मंगल की राशियां होंगी तो उनके फल बिल्कुल वो आपको जब करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे जी गुरुजी, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिले तो हमारे पास पत्रिका लगवा दीजिए। अच्छा ठीक है जी गुरुजी, बस गुरुजी, थैंक यू। सुदीप सोनी जी बताइए क्या प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी।
नाम बताइए। गुरुजी मेरे दो प्रश्न थे। एक प्रश्न में आपने जब बताया कि जैसे किसी ग्रह की अगर महादशा आती है तो वो महादशा नाथ भी कई भावों को देख रहा होता है, तो उसको समझना है या फिर अंतरदशा नहीं सर, प्रत्यंतर? उसको हमने कहा है कि महादशानाथ अपने सहचर्य वाले महादशानाथ अपने सधर्मी ग्रह की अंतरदशा में अपना फल करता है, ये बताया है मैंने? जी बताया है। अच्छा, तो अब उसके सधर्मी ग्रह की जब दशा आएगी तब वो भाव एक्टिव मान के चलिए। आप बोर्ड पे आ जाइए। मान लीजिए शनि की महादशा है, ठीक है? जी गुरुजी। अब कह रहे हैं कि शनि यहाँ देखता, यहाँ देखता और यहाँ देखता। जी जी। तो अब इस स्थान को शनि भी देख रहा है और इस स्थान को गुरु और चंद्रमा भी देख रहा है। जी। तो ये दोनों इसके सधर्मी हो गए, समझ गए? जी। तो जब गुरु और चंद्रमा की दशा आएगी ना, तब ये भाव का फल ऐसे शनि भी अपना योगदान दे देगा। इसीलिए लोग कहते हैं बैठा तो वहां का फल करना चाहिए, ये खराब कहाँ से आने लगा? तो खराब ये शनि से आने लगा है, समझ गए ना? क्लियर हुआ आपको? जी हुआ। और एक प्रश्न था, जैसे गुरु अगर द्वादश में बैठ के चतुर्थ, छठे और आठवें को देख रहा है, अंतरदशा नाथ है, तो और मान लीजिए जस्ट जन्म लिया हो, तो उस केस में हम कैसे डिसाइड करें कि चौथे का बताएं कि छठे का कि आठवें का? चलिए इसका जवाब हम आपको बता देते हैं कि मान लिया पर कोई जवाब नहीं मिलेगा, पत्रिका पर जवाब मिलेगा। समझ में आ गया सोनी जी? अब क्यों मान लिया? अब तो आपके सामने हम हैं, आप मेरे सामने हैं और आपके पास पत्रिका है, तो माना क्यों? अगले क्लास में पत्रिका सीधा लगा देंगे कंप्यूटर पे और वहां मानेंगे नहीं, सीधा देखेंगे। मान लेकर के ज्योतिष नहीं सीख सकेंगे, क्योंकि हर एक, जब तक सारे ग्रह एक साथ नहीं देखे जाए तब तक आप रिजल्ट नहीं। हम मान लीजिए कह देंगे हाँ इसी का फल करेगा, आप जिंदगी भर रटते रहिएगा। इसीलिए मान लिया वाला गप कोई नहीं कीजिएगा। सभी लोग डायरेक्ट पत्रिका लगा लीजिए। अरे 4, 5, 6 पत्रिका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और कुछ प्रश्न जैसे कि अमरनाथ पांडे जी ने पूछा, समिता जी ने पूछा, ऐसे प्रश्न यदि करेंगे तो आपको ना फायदा होगा उसका। समीर मायरा जी ने पूछा, डायरेक्ट प्रश्न कीजिए, कुंडली लगता है या नहीं तो बोर्ड पे बनवा लीजिए आप, और जितना बोर्ड पे बनवाएंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। हमको भी कंप्यूटर में ये टिपिर टिपिर करने में आनंद नहीं लगता। ठीक है? ठीक है गुरु, धन्यवाद। अभिषेक भाई सवाल है, बताओ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी ये जो क्या कहते हैं केंद्र अधिपति दोष है, इसमें गुरुजी जो है आत्मसात नहीं कर पा रहा मैं कि मतलब कौन से बैच में हो? जी गुरुजी मैं कौन से बैच में था? मैं APA 04 में था। 04 में थे तो प्रैक्टिस में नहीं हो? जी गुरुजी प्रैक्टिस में थोड़ा नहीं आ पाया मैं, आऊंगा गुरुजी। लेकिन तो ये इसके विषय में मैंने पढ़ाया हुआ है, अगले क्लास में फिर चर्चा ले लेंगे। अगर संभव हुआ तो एक मेल डाल देना कि तुम उसमें क्या क्या नहीं समझ पा रहे। बस एक ही गुरुजी, दोष कहाँ लगेगा? बात वही कह रहे हैं कि केंद्राधिपत्य दोष में क्या क्या नहीं समझ पा रहे हो, वो पॉइंट लिख करके हमको मेल करो। तो क्या होगा, उस पॉइंट से रिलेटेड वीडियो बना देंगे और आप लोगों को सबको भेज देंगे। आजकल हमारा आदत खराब हो गया है, ग्रुप पे वीडियो भेज रहे हैं। आप लोगों को बुरा लग जाएगा तो ब्लॉक कर दीजिएगा या आप एग्जिट हो जाइएगा, लेकिन अब हम भेजेंगे। वो हमको लगता है कि हमारे लिए जरूरी है। ठीक है? क्योंकि ना आपके प्रश्न लेते हैं और वही बनाना चाह रहे हैं आप, और हमको पता है कि 10 मिनट पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा। तो आप इसमें क्या नहीं समझ पा रहे हो? केंद्राधिपत्य दोष मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, केंद्राधिपत्य दोष मैंने आपके क्लास में पढ़ाया, उसके बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो क्या नहीं समझ पा रहे हो
और क्या समझ पा रहे हो, ये दोनों लिख करके भेजो, हम आपके वीडियो बना के देंगे। नाम भी बोलेंगे कि ये हमारे अभिषेक जी का प्रश्न था, अभिषेक जी इसको जरूर सुने। ठीक है, पूनम जी बताएं। ये पूनम बताओ भाई, कौन सी पूनम हो? एपीए 1 05 की सर, पूनम शिवहरे। अच्छा अच्छा, पूनम शिवहरे। हम सोचे कि एपीए 01 में पूनम थी वो। नहीं सर, 05। अच्छा बताइए, आपका तो चल रहा है, बढ़िया प्रैक्टिस चल रहा है, बताइए। जी सर। सर हम जन्मकालीन दशा के लिए पूछे थे कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका हम देख रहे थे, उसमें मंगल छठे भाव में बैठा है, और जब सर जन्मकालीन दशा मंगल में मंगल और मंगल में मंगल थी, तो फिर सर हम उसका रिजल्ट नहीं समझ पा रहे थे। मंगल जहाँ जहाँ देख रहा है और जहाँ बैठा है ना, जी सर। उस भाव से संबंधित परेशानी उसके जीवन में हमेशा बनी रही। सर उनको ना संघर्ष वगैरह और काफी स्वास्थ्य को लेके भी उनको बहुत प्रॉब्लम था। तो मंगल में मंगल और मंगल में मंगल, यानी तीनों जो मंगल हैं वो छठे भाव में ही है। हाँ तो छठे भाव में है, वो देख कहाँ रहा है, 12वें को देख रहा है, लगन को देख रहा है, तो हमेशा बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? हाँ सर, और संघर्ष नंबर 1। नंबर 2, जन्मकालीन दशा के ऊपर 100 एक वीडियो नहीं कहेंगे, मेरा काम चल रहा है, 100 एक प्रैक्टिस चार्ट आपको मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, समझ गए ना? अब काम जैसे जैसे काम कर रहे हैं तब आपको लगेगा। जन्मकालीन दशा के इस साल के अंत तक अगर आप लोगों का प्रेम मिलता रहा तो एक आध पुस्तक जो है ना, रिसर्च वाला सेक्शन पहले छपवा देता हूँ जी। इसको इसीलिए ज्यादा नहीं कर रहा हूँ कि पता नहीं आप लोग किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो वो अपने बुक में छाप ही डालेगा, दूसरे दिन छाप डालेगा। ऐसा मेरे साथ कई घटना हो चुका है। तो इसीलिए नहीं कि हम आपको अपना, जब थीसिस बनेगा ना मेरा, तो 100 आपको जाएगा और बुक में छपने के लिए मात्र 10 ही उदाहरण जाएंगे जी। तो वो आप वहां पढ़िएगा और क्लास में भी आपको ये सब साधारण चीजें मिल जाएगा। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन ये था कि किसी का प्रश्न था कि बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और वो विदेश में जॉब करेगा कि वापस आ जाएगा, तो सर इसको भी थोड़ा समझना। उस समय उसका स्थान परिवर्तन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, ये देखना है जी। नंबर 2 कि विदेश में ही जॉब करेगा तो क्या 9वें का रिलेशन 12वें के साथ है? जी। 9वें 12वें चतुर्थ का रिलेशन है जी। 9वें 12वें पंचम का रिलेशन है, तो वो विदेश में रहेगा। जी सर। ठीक है ना? ऋचा जी बताइए। नमस्कार सर। सर एक पत्रिका पे प्रश्न है, पत्रिका मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे बना देंगे? बोलिए। हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1987। टाइम बोलिए। टाइम 15:55। बर्थ प्लेस बरनाला, पंजाब। क्वेश्चन बताइए। प्रश्न क्या नहीं समझ में आ रहा है? प्रश्न, इनका विवाह हुआ, उसके बाद डिवोर्स हो गया, और अब दोबारा सेकंड मैरिज होगी कि नहीं, या कब होगी? सर इसमें डिवोर्स। जी सर। सर ये भी की दशा चल रही है, खूब प्रयास करेंगे कि हमारी शादी हो जाए। हाँ सर, लेकिन ये नहीं समझ में आया इसमें डिवोर्स क्यों हुआ? क्यों नहीं समझ में आया बताइए। सर सप्तमेश नवम में है। सप्तमेश नवम में है, ये देख लिया आपने, अच्छा है। ठीक है सर। और शुक्र और चंद्रमा दोनों में है, ये भी देख लिया आपने, ये भी अच्छा है। और सर गुरु की दृष्टि भी है, ये भी अच्छा है। और D9 में का लग्न। D9 भूल जाइए, अब हम बोलते हैं क्या है। जी। बुध और शुक्र दोनों के ऊपर सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ शनि का भी प्रभाव आता है। तो सूर्य सेपरेटिव इफेक्ट, चंद्रमा ये भी यहाँ अशुभ हो गया है। अब शनि सेपरेटिव इफेक्ट,
किसको? कारक को भी और भावेश को भी। डिवोर्स क्लियर है? अच्छा। यही तो अभी पढ़ा रहे थे ना। पहले बल देखिए, क्या देखिए? पहले बल देख लीजिए, फिर स्थिति, फिर प्रभाव देख लीजिए। प्रभाव में आपने अच्छा वाला देख लिया तो उससे शादी हो गई, बुरा वाला जब आया तो डिवोर्स हो गया। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो अच्छा लगा आप लोगों से मिले और गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामना। और आज हमने अभी जलेबी मंगाए हैं, वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए आप लोगों से विदा लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गणतंत्र जो है ये इसी दिन, क्या कहते हैं कि 1950 में हमको अपना संविधान मिला और वो जलेबी की तरह है, इसीलिए आज के दिन जलेबी खाना शुभ है। ठीक है? चलिए, आप लोग यदि आप लोग सीखने के लिए आइएगा क्लास में, पूछने के लिए नहीं आइएगा, सीखने के लिए। और सीधा सीधा प्रैक्टिस बोलिए, सीधा प्रैक्टिस बोलिए। ये नहीं कि ये क्या, और जितने भी मन में प्रश्न आ रहे हैं ना वो सब बोलिए। आप लोगों के हिसाब से हम वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। एक देंगे मेरे प्रश्न का उत्तर दे देते सर जाते जाते एक बार। सर मेरा जलेबी ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं, और भिजवा देंगे। ना आप बहुत दूर है, वहां से आते आते बर्फ। चिंता मत करो, आप ऑर्डर कर देंगे उसको जोमेटो वाले बोलिए को। बोलिए 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 बोलिए। एक सर कुंडली लगाओ जी, मैं वो उससे मैं बताऊंगा। ये सवाल मेरा जो है उससे सॉल्व होगा। क्या? मेरे पूर्व जन्म का सवाल उस कुंडली लगाने से सॉल्व होगा। वो देखो जरा कुंडली लगा के आप। भाई जिस चीज को मैंने कह दिया कि हमारा अध्ययन उसके ऊपर पूर्ण नहीं है, हमारा अध्ययन उसके ऊपर पूर्ण देखो नहीं सही है। जो आपने बताया ना लगन पंचम नवम जो है वो थोड़ा उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करके सर बताओ, बड़ी कृपा होगी। आप बता दीजिए। 5 अक्टूबर 1982 2:30 पटियाला का जन्म है। AM PM? 2 PM जी, दोपहर का 2:30। बताइए क्या पूछना है? मकर लगन होगा इसका। लग्नेश भाग्य स्थान में हो, पंचमेश भाग्य स्थान में हो, सूर्य भाग्य स्थान में हो, चंद्रमा चतुर्थ में हो, तो हमारे पूर्वार्जित कर्म अच्छे होते हैं। और भाग्य योग्य करे सौरे स्थिते भाग्ये च जन्मनि लग्नवे तू विशेषेण यावत जीवम समृद्धिमान। बस अब मैं छोटा सा इसके लिए है, ये बच्चा जो है 15 वर्ष तक तो रहा ठीक, उसके बाद ना तो इसकी एजुकेशन पूरी हुई, ना इसकी शादी हुई, ना इसने कोई काम किया। जीवन यापन इसका ठीक है, परिवार भोजन दे रहा है, रहन सहन बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे ये अंतर्दशा देख लीजिए। शुक्र में मंगल की, शुक्र मंगल और बुध की दशा थी, ठीक है जी। तो मंगल कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहा है देख लीजिए। मंगल शुक्र का प्रभाव धन स्थान के ऊपर है, मंगल का प्रभाव धन स्थान के ऊपर है, मंगल का प्रभाव पंचम स्थान के ऊपर है और मंगल का प्रभाव छठे स्थान के ऊपर है। और चंद्रमा से गुरु को छोड़ दीजिएगा, मंगल, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र ये सारे षडाष्टक में हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि भोजन पानी सब मिलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जन्मकालीन दशा फिर से बोल देते हैं। शुक्र ने धन स्थान को देखा, मंगल ने धन स्थान को देखा, पराक्रम स्थान को देखा, सॉरी पंचम को देखा और छठे को भी देखा।
उसके ठीक, बाद बचपन तो ठीक रहा है, इसका बचपन में क्या तंगी थी? अच्छी बात है। हमने कहा कि बचपन माता पिता के बदौलत चलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पत्रिका को जो जो दशाएं गुजारी हैं उन दशाओं को अगर सिर्फ रीड कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से आ जाइए, अब आप देख लीजिए। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि पूर्वार्जित कर्म अच्छे हैं। ये शुक्र में जन्म हुआ है ना? जी जी। कहाँ? हाँ, शुक्र में 82, ठीक है। तो 82 से लेकर के कहाँ तक शुक्र में शुक्र रहा? 96 तक। तो 82 और 96 कितना हो गया? 12 साल। ठीक है। 12 साल तो इसके बड़े अच्छे गए भाई। उसके बाद दशा आ गई सूर्य की। सूर्य कौन है? अष्टमेश। अब तो आप ये सारा चीज जब देखेंगे ना और जन्मकालीन दशा से सबको रिलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन लाइफ लंबी है और किसी चीज की कमी नहीं है। ये कुछ करेगा? करना चाहिए। शादी होगी इसकी? शादी में प्रॉब्लम है सर। शादी में प्रॉब्लम 2 कारण से है। एक तो शुक्र पीड़ित है, ऊपर से चंद्रमा से षडाष्टक में 5 ग्रह हैं। ये इसके पत्रिका के लिए बहुत अच्छा नहीं। मतलब पूर्व जन्म में ठीक है इसका? हाँ। कमल जी नमस्कार, मैंने देखा आप भी आए हुए हैं। सर आपकी कृपा है प्रभु। हरिश्चंद्र भी आया, बहुत अच्छा लगा। फिर अगले क्लास में जब समय मिलता है तो मिलते हैं। आज चूंकि मेडिकल के हमारे ओपनिंग क्लास हैं, बच्चे के लिए भी बचा के रखें ताकि उनको भी कुछ बता सकें। पुनः आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना। अगला जो भी छुट्टी आएगा, हो सकता है कि बसंत पंचमी के दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। तो जिस दिन हम ना इस बार सूचना दे दिए थे, आगे प्रयास होगा कि अगली सूचना जरा जल्दी भेज दें। तो आप लोग अपना अपना कार्यक्रम बना हमारे हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना? गुरुजी वर्किंग डे में अगर हो तो थोड़ा सा लेट। नहीं, वर्किंग डे में तो रखेंगे नहीं ना। वर्किंग डे में तो रख ही नहीं सकते। वही मैं फिर हम ज्वाइन नहीं कर पाते आप, और आपके तो दर्शन हो जाए 26 बहुत जनवरी होता को है। रखे हो। जी जी, इसीलिए तो 26 जनवरी का दिन चुन लिया है मैं। बिल्कुल। और आज बहुत हर्ष के साथ सूचित करेंगे कि 2 लोगों को अभी तक हमने अपने अगले साल के रिसर्च बैच के लिए सेलेक्ट किया है। वो 2 में से एक जयंत शर्मा है और दूसरा दुर्जय प्रसाद लाला जी। ये दोनों लोग बहुत परिश्रम करते हैं। अब आप लोग परिश्रम करते रहिए और हर 1 महीने के बाद हम अपना अनाउंसमेंट देते रहें। हमको 30 से 40 लोग चाहिए जिसके साथ में बैठ करके भविष्य का काम कर सकें, ठीक है? और अगले साल से जब से भी बसंत पंचमी से शुरू करेंगे रिसर्च का क्लास, और 1 साल हमको चुनना है लड़के को। तो अपना अपना हुनर भाई दिखाइए, तो हम आगे आप लोगों को लेके चलें। आज इतना ही। गुरुजी जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगा मैं पूरा कर सकता हूँ। नहीं, हम आपके परिश्रम के हिसाब से, हमें पूरा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। आप परिश्रम करें ताकि आप भी आगे बढ़ें और हम हमारे रिसर्च में आपका भी योगदान हो, ठीक है ना? ठीक है। उसके लिए 2 लोग अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। अब आगे फिर देखते हैं। चलिए आज इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।